तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें रेड फ्लेम गार्ड जिन दाओ को दिखाया जाता है, जो एक इन्वेस्टिगेटर था और पानी के जरिए हो रही स्मगलिंग को इन्वेस्टिगेट करने आया था। तभी उसके पास दो बच्चे आते हैं जो उसके लिए खाना लेकर आए थे, पर तभी पानी के नीचे से एक पनडुब्बी ऊपर आती है जिससे जिन की बोट पलट चुकी थी। जिन उस बोट में आ जाता है चेक करने के लिए। जब उस बोट के अंदर से लोग बाहर आते हैं तो जिन को पता लग गया था कि ये वही पानी वाले स्मगलर्स हैं। तभी उनमें से दो बंदे जिन पर अटैक करने आते हैं, जिन्हें उसने काफी इजीली हरा दिया था। पर इससे पहले कि वो उनके हेड पर अटैक कर पाता, पीछे से एक बड़ी सी शिप आती है और उस शिप की एक बटरफ्लाई आकर उस बंदे के हाथ में बैठ गई थी, जिसकी वजह से उस बंदे की पूरी बॉडी में ग्रीन कलर की फ्लेम से आग लग जाती है और देखते ही देखते वो बंदा वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुका था। जिनको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि तभी काफी सारी बटरफ्लाईज उसकी तरफ बढ़ने लगी थी और उसके साथ उन दोनों बच्चों को बचाने की वजह से जिन उससे लड़ने चला जाता है अपने दोस्त किन्हू को याद करते हुए, जिसने उसका पैसा खा रखा था। और इसी के साथ हमें हमारे हीरो किन्हू को दिखाया जाता है, जिसे हिचकी आने लगी थी कि कोई उसे याद कर रहा है, कि तभी उसे याद आता है कि आज तो बिलबोर्ड लगने वाला है जो हर 3 साल में अपडेट होता है टोंगवा होटल में, और यहाँ सबसे अच्छे नाविकों की लिस्ट बनाई जाती है। तो वो फटाफट वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें रेड फ्लेम गार्ड के जनरल बैनर को दिखाया जाता है, जो किन्हू को ढूंढने के लिए किसी आदमी को हायर कर रहे थे, जो उन्हें बताता है कि किन्हू आज बिलबोर्ड चेक करने के लिए यहीं आने वाला है। तो वो दोनों अंदर जाकर उसका वेट करने लगे थे। अंदर जाने पे उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जो गोस्ट शिप के बारे में बात कर रहे थे कि उस शिप में बहुत ज्यादा खजाना मौजूद है, लेकिन जो भी उस शिप के पास गया है उसकी जान नहीं बची। वो एक तरीके का फ्लेम रिलीज करते हैं जिसके टच में आने के बाद इंसान मर जाता है। और चीफ ली ये सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी उनका हायर किया हुआ असिस्टेंट उनसे कहता है कि आप किन्हू को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या उसने कोई क्राइम किया है। इससे पहले कि चीफ उसे कोई आंसर दे पाता, वहाँ 4 गर्ल्स आ गई थी डांस करने के लिए और सभी लोग उन्हें देखने लगे थे। उन गर्ल्स का डांस देखकर एक लड़का टेबल के ऊपर चढ़कर उन्हें अपने पास बुलाने लगता है, साथ में दारू पीने के लिए। पर तभी उस होटल का स्टाफ आकर उन्हें समझाता है कि ये सिर्फ डांसर्स हैं, उन्हें एंटरटेन करने के लिए आई हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। और ये बात पूरे शहर को मालूम है। जिस पे वो लड़का गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। जिस पे वो स्टाफ कहता है कि जी हाँ मैं जानता हूँ, आप ट्रिप और स्वॉट पवेलियन के इंचार्ज हैं। अपने बारे में सुनने के बाद तो उस लड़के को अलग ही चौड़ आ गई थी। तो वो स्टाफ को धमकाने के लिए अपनी स्वॉट बाहर निकालने लगा था, लेकिन स्टाफ ने भी कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली। वो भी उसे अच्छे से सबक सिखाने के बाद कहता है कि आपके साथ साथ यहाँ और भी बहुत नामी धामी लोग आए हैं, तो आप उनके सामने इंसल्ट मत कराओ अपनी। और ये बात सुनने के बाद तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन उसके भाई उसे शांत करा देते हैं, क्योंकि वो चारों लड़कियां मिलकर बिलबोर्ड शो करने वाली थी, जिसमें उसके भाई का नाम सबसे ऊपर आने वाला था। पर बिलबोर्ड शो होने के बाद सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि किसी ने सबसे ऊपर वाला नाम मिटाकर खुद का नाम सबसे ऊपर शो किया था, और ये नाम था किन्हू का। जिसे देखने के बाद शाउटिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके भाई का नाम सबसे ऊपर आने वाला था। तो उसका भाई इस बात का पता लगाने के लिए उसे लड़कियों के पास जाने को कहता है। इधर वो चारों लड़कियां भी काफी परेशान थी, क्योंकि उन्होंने पहले चेक किया था तो ऐसा कुछ नहीं था। तभी शाउटिंग जाकर उनसे सवाल करने लगता है, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है कि ये एक्सीडेंटल है, जिसे वो बाद में ठीक कर देंगे। पर शाउटिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम आकर मेरे साथ ड्रिंक करो। तो वो इस छोटी सी गलती पर ध्यान नहीं देगा। पर ये बात सुनने के बाद तो उस डांसर हेड को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ फाइट करने लगती है, क्योंकि थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट टेक्निक तो उसने भी सीख रखी थी। शाउटिंग जब खुद को उस लड़की से हारता हुआ देखता है तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक करने लगा था। पर तभी वहाँ बीच में किन्हू आ जाता है अपनी स्वॉर्ड लेकर। साथ ही उसने तो शाउटिंग पर एक जोरदार किक भी जड़ दी थी। इसके बाद शाउटिंग जब उसके बैच को चेक करता है तो उसमें उसका नाम पढ़ के उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है, क्योंकि किन्हू का रियल नेम जिनयीवी था। तो वो शाउटिंग को खुद से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मैं रेड फ्लेम गार्ड किन्हू हूँ। और किन्हू का नाम सुनने के बाद तो शाउटिंग को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर अटैक करने वाला था। तभी वो डांसर बीच में आकर उनकी फाइट को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि होटल में फाइट करना अलाउड नहीं है। पर किन्हू उसके साथ फ्लर्टिंग करते हुए उसे साइड कर देता है, और ये देखने के बाद तो शाउटिंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। पर तभी वहाँ रेस्टोरेंट के ओनर आते हैं, जो आते ही शाउटिंग को पीछे धकेलते हुए कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ट्रिपॉड स्वॉट पवेलियन यहाँ आकर तमाशा खड़ा करे। और उन्होंने तो आते ही किन्हू को अपने एक हाथ से काबू भी कर लिया था। इससे पहले कि ओनर किन्हू को और ज्यादा सबक सिखा पाते, वहाँ जनरल आ जाते हैं और वो डांसर्स भी किन्हू की तरफदारी करने लगी थी कि ये उसकी हेल्प कर रहा था। अब इतना सब कुछ देखने के बाद तो शाउटिंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इससे
पहले कि वो अटैक कर पाता, ओनर उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देते हैं। पर किन्हू ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे जाने दे, तो किन्हू के कहने पर ओनर उसे छोड़ देता है। और यहाँ शाओटिंग के ब्रदर उसे संभालते हुए कहते हैं कि वो किन्हू से बाद में रिवेंज ले लेंगे, अभी के लिए शांत रहना जरूरी है। तभी वहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ वही स्ट्रेंज फायर आकर सबको अपने लपेटे में ले रही थी और एक एक करके वहाँ कई सारे लोग मर जाते हैं। ये सब देखने के बाद ओनर रेड फ्लेम गार्ड को वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर चले जाते हैं, जहाँ चीफ ली किन्हू को इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं कि आखिर ये फ्लेम किस चीज की है और लोगों की जान इस फ्लेम से क्यों जा रही है। और वो इस तरीके से होने वाले मर्डर को घोस्टली फायरबोर्ट मिशन नाम देते हैं, जिसके लिए किन्हू उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि इस केस का इंचार्ज जिंदाओ था तो वो नहीं बनने वाला। इस बात से चीफ ली गुस्सा होते हुए किन्हू से कहते हैं, ठीक है, आज रेस्टोरेंट में जितना भी नुकसान हुआ है वो तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। ये बात सुनने के बाद किन्हू कहता है कि एक तो मेरी सैलरी वैसे ही कम है और ऊपर से मुझे जिंदाओ को पैसे भी पे करने हैं। तो चीफ ली किन्हू को बताते हैं कि जिंदाओ की उसी फ्लेम की वजह से मौत हो चुकी है, वो उसी गोस्ट शिप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था। और ये बात सुनने के बाद किन्हू उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसे पता लगता है कि इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में उसका पार्टनर युनफेई है, जो कि मेडिसिन किंग का स्टूडेंट है और मेडिसिन किंग के पैलेस में रहता है। तो किन्हू एक ड्रिंक के बदले उस केस को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें दो किलर बहनों को दिखाया जाता है जो किन्हू के बारे में ही सोच रही थी और उनमें से एक का दिल तो किन्हू पर आ भी जाता है। और यहाँ हमें इन दोनों के बारे में पता लगता है कि ये त्यांग शुए से अपना एक टारगेट लेकर आई थी, जो और कोई नहीं युन था, वही मेडिसिन किंग का स्टूडेंट और जिन होंग का बेटा, जिसकी दोनों आंखें खराब है, उसके बावजूद भी वो और एक एंशिएंट डॉक्टर है और वो भी काफी अच्छा। दूसरी तरफ हमें युनफेई को दिखाया जाता है, जहाँ उसका छोटू सर्वेंट आकर उसे बताता है किन्हू के बारे में कि उसे एक पार्टनर मिला है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सुनने के बाद युनफेई थोड़ा इंटरेस्टेड था किन्हू से मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें युनफेई को दिखाया जाता है, जिसके पास दो कपल आए थे इलाज करने के लिए। युनफेई इतना काबिल डॉक्टर था कि वो एक थ्रेड की मदद से उन दोनों के डिजीज का पता लगाकर उनका इलाज भी कर देता है, जिससे वो दोनों कपल खुश होकर उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके पास आने लगे थे, जिसपे वो छोटा बच्चा उन्हें रोकने लगता है। पर युनफेई की परमिशन देने के बाद वो उन दोनों को जाने को कह देता है। और जैसे ही वो कपल युनफेई के पास आए थे, उन्हें पता लगा था कि युनफेई देख नहीं सकता, तो उनके रियल इंटेंशन बाहर आने लगते हैं कि वो युनफेई को मारने के लिए वहाँ आए हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, युनफेई अपनी पावर की हेल्प से उन दोनों को पछाड़ देता है। युनफेई एक्सेप्ट करता है कि उन्हें तो उसके इंटेंशन पहले से ही पता लग गए थे, जिसपे वो दोनों कहते हैं कि वो उसके डैड का बदला उससे लेने आए हैं। और ये बोलकर वो दोनों जैसे ही अपने अपने वेपन्स के साथ उस पर अटैक करने जाते, तभी उनके सामने किन्हू आ जाता है उसे बचाने के लिए। और यहाँ किन्हू को तो इन दोनों के बारे में सब कुछ पता था कि ये दोनों 7th नंबर के किलर हैं शहर के, जिनका नाम बी होंग और डीमन इन्फिनाइट है। साथ ही इन दोनों को रेड कपल के नाम से जाना जाता है। पर किन्हू को एक बात पता नहीं थी, और वो ये कि इन दोनों को आखिर एक डॉक्टर से क्या काम पड़ गया, जो वो उसकी जान लेने आ गई, ये जानते हुए भी कि उसे मार्शल आर्ट नहीं आता और दूसरा उसकी आंखें ठीक नहीं है। तो वो उनसे पूछने लगता है कि आखिर उन्हें किसने भेजा है, जिसपे वो दोनों बताते हैं कि उन्हें शुए ने भेजा है इसे मारने के लिए, जिसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और ये बोलने के बाद वो दोनों अपने अपने वेपन के साथ किन्हू पर अटैक कर देते हैं। पर किन्हू को तो स्वॉर्ड चलाना इतने अच्छे से आता था कि वो एक साथ दोनों को हैंडल करने लगता है। और उसकी स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक इतनी ज्यादा औसम थी कि वो एक बार में दोनों को काफी इजिली हैंडल कर पा रहा था। फाइट करते हुए किन्हू एक लोटस स्पॉट से उन दोनों पर अटैक करता है, जिसका अटैक उस पर रिवर्स आने वाला था, तो उसने उस स्पॉट को तोड़ दिया था। अब उन दोनों को एक साथ हैंडल करने की वजह से किन्हू की स्वॉर्ड उसके हाथ से वो दोनों दूर फेंक देते हैं। अब बिना वेपन के उन दोनों के साथ फाइट करना किन्हू के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। पर इससे पहले कि वो दोनों किन्हू को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते, तभी युनफेई आगे आता है और उसने उन दोनों को एक ही झटके में फ्रीज कर दिया था, जिससे दोनों को पता लग जाता है कि युनफेई को पहले से पता होने की वजह से उसने उन्हें पॉइजन दे दिया था अपने सिल्वर थ्रेड की हेल्प से। जिसपे युनफेई उन्हें एक्सप्लेन करता है कि जो कोई भी उसके ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है, वो पहले से ही खुद को डिफेंस करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। इसलिए अब वो दोनों रेड कपल को दो चॉइसेस देता है कि यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लो या फिर यहाँ रहकर अपनी जान गवा दो। तो उन दोनों को तो काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि हम मर भी गए तो सबसे पहले तुम्हें मारेंगे। पर यहाँ किन्हू आगे आता हुआ उन्हें अपनी बातों से इतनी बुरी तरीके से डराता है कि वो जाकर चीफ ली को सब बता देगा और उसके बाद उनकी कार्रवाई ऑफिशियल लेवल पर होने लगेगी। और इस तरह की डरावनी बातें सुनने के बाद तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनके जाने के बाद किन्हू खुद को जाके युनफेई से इंट्रोड्यूस कराता है कि मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट
करने के लिए अब वो उसका पार्टनर है। पर युनफेई उससे पूछ रहा था कि आखिर उसने उन दोनों रेड कपल को मारा क्यों नहीं, जिस पे किन्हू बताता है कि उसके इस काम में काफी सारे दोस्त और दुश्मन की जरूरत पड़ती है, तो वो सोच समझ के अपने दुश्मन बनाता है। इसके बाद युनफेई किन्हू को बताता है कि उसने जो पॉट तोड़ा है वो उसके मैरीगोल्ड ब्लू लोटस का पॉट था, जिसको खिलाने में उसे 3 साल लगे और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब किन्हू को फाइट के टाइम पे तो ये बात याद नहीं थी, तो वो अभी सॉरी बोल देता है। अब वो दोनों पार्टनर थे, उन्होंने साथ में काम करना था, तो किन्हू उसे वीथिंग्स के पास ले जाने लगता है रिपोर्ट करने के लिए। पर युनफेई ने तो जाने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसे देखकर किन्हू को लगता है कि वो अभी भी पॉट की वजह से नाराज है। तो वो कहता है कि मैं आपको खरीदूंगा ना, जिस पे वो कहता है कि तुम्हारी औकात के बाहर है। ये सुनने के बाद किन्हू को पता लग गया था कि उसने युनफेई को हर्ट कर दिया है, तो वो उससे काफी रिस्पेक्टिवली सॉरी बोलकर अपने साथ चलने को कहता है। पर युनफेई जनाब के नखरे तो 7वें आसमान पे थे, वो अभी भी नहीं मानता, तो दोनों एक दूसरे से रूठ जाते हैं। इसके बाद वो छोटा लड़का वाइन लेकर आया था, जिसमें युनफेई अपने ब्लू लोटस फ्लावर पेटल को डालकर उसे पीने वाला था कि किन्हू आकर उससे उसका वो वाइन छीनने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ उन दोनों में छोटी सी बैटल छिड़ने लगती है कि कौन उस वाइन को पिएगा, जिसमें अंधा होने के बावजूद भी युनफेई काफी अच्छी टक्कर दे रहा था किन्हू को। और काफी देर की छीना झपटी के बाद वो वाइन कप आकर हाथ लगती है किन्हू के, जिसे तो वो बड़े मजे से चुस्कियां ले लेके पी रहा था। पर पूरा फिनिश करने के बाद वो उसकी काफी बुराई भी करता है कि इसमें तो 4 सीजन का टेस्ट आ रहा था, इतना भी अच्छा नहीं है। और उसकी बातें सुनने के बाद तो युनफेई को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, तो वो उसकी वाइन की बुराई करने लगता है। और यहाँ तो किन्हू खुद ही एक्सेप्ट कर रहा था कि वाइन तो उसकी जान है, जैसे वो फ्लावर युनफेई की जान थी। पता तो इन जनाब को सब कुछ है, बस छेड़ रहे हैं। अब उन दोनों की नोकझोंक के बीच में वहाँ यान आ जाते हैं। वही ऑफिसर जो चीफ ली के अंडर काम करते हैं, वो आकर उन्हें बताते हैं कि उस गोस्टली फायर की वजह से स्वॉर्ड विला पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहाँ के सभी लोगों की जान जा चुकी है उस स्ट्रेंज फायर की वजह से। ये न्यूज सुनने के बाद किन्हू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उन दोनों को जाकर चेक करना था उस वैली को, जहाँ जाने के लिए किन्हू तो मान जाता है, लेकिन उसे युनफेई का पता था कि वो मना कर देगा। तो वो अपनी फेवरेट वाइन में से थोड़ी सी वाइन युनफेई को एज अ सॉरी के तौर पर देकर जाता है। किन्हू के वहाँ से जाने के बाद उस छोटे लड़के ने उसकी की हुई सारी इन्वेस्टिगेशन युनफेई को बता दी थी कि 3 साल पहले उसने हेरमिट स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इमॉर्टल गेट में कदम रखा और उसके बाद एक रेड फ्लेम गार्ड बन गया। साथ ही रेस्टोरेंट में हुए उस हादसे की वजह से इस छोटे लड़के को पता लग गया कि चीफ ली के साथ इसके रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद युनफेई को किन्हू में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। दूर से इन दोनों की बातें वो सिस्टर्स भी सुन रही थी, जिसमें से एक कहती है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात सुन के इनको मारा नहीं, जिस पे बिग सिस्टर कहती है कि मैंने सुना है कि योमेंग वैली फेमस है अपने मेडिकल स्किल्स की वजह से, लेकिन यहाँ पॉइजन भी काफी जोरों शोरों से बनाया जाता है और हमारे वेंचोंग वैली में सिखाया जाता है कि एक किलर होने की पहचान इसी में है कि पहले समझो, प्लान बनाओ और उसके बाद अटैक करो। ये लाइन सुनने के बाद छोटी सिस्टर कहती है कि ये डायनेस्टी किलर कोड है ना, पर इसके बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना, जिस पे उसकी बिग सिस्टर कहती है कि बड़ी बहन मैं हूँ या तुम। ये बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और हमें दूर से उस रेस्टोरेंट के ओनर को दिखाया जाता है, जो किसी की पोर्ट्रेट देखकर परेशान हो रहे थे किन्हू के बारे में सोचकर कि उसको कितनी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करनी है। नेक्स्ट सीन में हमें किन्हू को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े पर सवार होकर वाइन का मजा लेते हुए सफर तय कर रहे थे। तभी पीछे से उस पर एक मास्क मैन अपने स्वॉर्ड से अटैक करने वाला था कि किन्हू इस बात को नोटिस कर अपने वाइन पॉट को उस पर फेंक देता है। उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद उसने उसे एक जोरदार किक भी जड़ दी थी। पर ये मास्क मैन एक स्नेक अटैकर था जिसके मूव्स काफी ज्यादा फास्ट थे। और तो और ये अकेले नहीं आते बल्कि 3 लोगों का ग्रुप था जो अलग अलग वेपन के साथ किन्हू पर अटैक कर रहे थे। पर फिर भी किन्हू अपने स्वॉर्ड मार्शल आर्ट टेक्निक की हेल्प से उन दोनों को एक दूसरे पर गिरा देता है। पर इससे पहले कि वो उन दोनों में से किसी को भी पकड़ पाता, उनमें से एक स्मोक बम फोड़ देता है और धुआं होने की वजह से किन्हू को कोई नजर नहीं आता। जैसे ही धुआं छटता है तो वो तीनों के तीनों मिलकर छुप छुप कर अटैक करने लगते हैं और अब किन्हू के लिए उन तीनों को एक साथ संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। एक पॉइंट पे अपने सामने उन तीनों को एक साथ देखकर किन्हू भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। पर तभी हमें पता लगता है कि उन किलर सिस्टर में से एक सिस्टर ने उनके एक साथी को मार दिया और उसे मारने के बाद वो किन्हू के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी दूसरी सिस्टर भी वहाँ पहुँच गई थी उसके दूसरे साथी को मारकर। अब वो तीसरा बंदा जैसे ही जला हुआ बॉम्ब उनकी तरफ फेंकने आता है, वो दोनों सिस्टर्स तैयार हो गई थी, पर किन्हू वाइन का यूज करके उस बंदे को उसी के फायर से जला देता है, जिससे तो वो डर के वहाँ से भाग गया था। किन्हू के इस फनी अटैक को देखने के बाद वो सिस्टर्स हंसने लगी थी, पर यहाँ किन्हू को तो बहुत अफसोस हो रहा था कि उसका फेवरेट वाइन इस अटैक को करने की वजह
वजह से खत्म हो गया। तो वो सिस्टर्स कहती हैं कि क्या उसे अपनी जान की चिंता नहीं है जो वो वाइन की फिक्र कर रहा है। इस पे तो किन्हू कहता है कि अब बहते हुए पानी के साथ ट्रेवल करोगे तो मरने का खतरा तो होगा ही, पर उसे खुशी है कि उसकी जान बचाने के लिए दो ब्यूटीफुल सी हीरोइंस उसके पास आ गई। अब हीरोइन वाली बात सुनने के बाद तो उन दोनों को फिर से हंसी आ जाती है। तो किन्हू उनसे पूछने लगा था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही हैं, जिस पे बिग सिस्टर बताती है कि वो लोग भी स्वॉर्ड विला जा रहे हैं देखने के लिए कि वहाँ पर कैसे हादसा हुआ है। तो किन्हू उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें कैसे पता लगा, क्योंकि ये न्यूज तो अभी तक ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जिस पे बिग सिस्टर बताती है कि उनका लवर वहीं काम करता है और वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे उसके लवर की डेथ हो गई और उसे बहुत अफसोस है। ये देखने के बाद किन्हू उन्हें हेल्प ऑफर करता है कि वो उनके साथ जा सकती है, जिसके लिए तो वो काफी खुशी खुशी मान गई थी। दूसरी तरफ हमें उस रेड कपल को दिखाया जाता है जो अपनी नाकामी का किस्सा एक लड़की को सुना रहे थे, जो कहती है कि लॉर्ड नहीं चाहते कि तुम लोग मर जाओ और किन्हू का लेना देना तो ऑफिशियल्स के साथ है, तो इस मैटर को यहीं क्लोज करते हैं। जब तक किन्हू और यूनफेई साथ में है उनको मारने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। ये सुनने के बाद तो दोनों को गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ किन्हू की वजह से वो इस प्लान को क्यों ड्रॉप करे। जिस पे वो लड़की बताती है कि लॉर्ड नहीं चाहते कि किन्हू के सामने यूनफेई को मारा जाए, क्योंकि इससे उनके आगे के प्लान में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये सुनने के बाद तो वो दोनों भी शांत हो गए थे। दूसरी तरफ हमें किन्हू को दिखाया जाता है जो उन दोनों सिस्टर के साथ आगे का रास्ता तय कर रहा था, पर साथ ही उसे अपने वाइन के लिए काफी अफसोस होता है। ये देखकर बिग सिस्टर उसे अपना वाइन ऑफर करती है, जिसे स्मेल करने के बाद उसने पी लिया था। तभी वो सभी स्वॉर्ड विला पहुंच गए थे जहाँ पहले से ही यूनफेई मौजूद था। ये देखकर तो किन्हू को यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, और हमें पता लगता है कि ये फेमस स्वॉर्ड वैली काफी ज्यादा फेमस है मार्शल आर्ट स्कूल के नाम से। उन दोनों लड़कियों को देखकर यूनफेई उसके बारे में पूछता है। इससे पहले कि वो दोनों लड़कियां कुछ बता पाती, किन्हू खुद ही कहने लगता है कि ये मुझे रास्ते में मिल गई थी तो मैंने इन्हें दोस्त बना लिया, और इन्हें स्वॉर्ड विला देखना था तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया। और अंदर जाके उस जगह की हालत देखने के बाद तो उन लोगों को काफी अफसोस हो रहा था। तभी पीछे से ये दोनों लड़कियां अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं, और मौका पाकर उन दोनों ने ही किन्हू पर अटैक कर दिया था। पर किन्हू पहले से ही प्रिपेयर लग रहा था, वो काफी इजीली उनके अटैक से बच भी जाता है और उन्हें बहुत ही आराम से दूर भी धकेल देता है। पर इससे पहले कि वो यूनफेई को हिट कर पाती, वो उनके अटैक को रोक लेता है। और हमें पता लगता है कि किन्हू को तो इनके बारे में पहले ही पता लग चुका था कि ये दोनों ट्विन सिस्टर डीमन नाइट ट्विन प्रिंसेस के नाम से जानी जाती है, जिनके नाम है येजी और देवू, जो कि किलर लिस्ट की नंबर 1 पे आती है। अपने बारे में सुनने के बाद वो दोनों पूछ रही थी कि आखिर उसे शक कैसे हुआ, जिस पे किन्हू बताता है कि जिस लवर के बारे में वो बता रही हैं वो तो 3 साल पहले ही यहाँ से प्रमोट होके जा चुका है, और इस बात का पता उन दोनों सिस्टर्स को नहीं था, जिस वजह से वो फंस गई। तभी किन्हू को बात करता हुआ देखकर मौका पाकर उनमें से येजी ने यूनफेई पर अटैक कर दिया था, लेकिन किन्हू उसे पीछे धकेल देता है, और इसके बाद वो दोनों सिस्टर फिर से किन्हू के साथ फाइट करने लगी थी, जहाँ किन्हू एक एक करके दोनों को बड़े आराम से संभाल रहा था। उनको फाइट करता हुआ देखकर यूनफेई को बड़ा अफसोस होता है कि आखिर ये कब जाके रुकेंगे। तो वो उन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ उसे पत्थर हटाने पर काफी अजीब स्मेल आती है, तो वो पिंक कलर का पाउडर छिड़क कर स्मेल करने लगता है। दूसरी तरफ किन्हू तो उन दोनों लड़कियों के साथ फाइट करने में बिजी था, जहाँ उनमें से दाईवू मौका पाकर यूनफेई पर अटैक करने जाती है। किन्हू उसे रोकने जाने वाला था, लेकिन येजी बीच में आकर उसे ब्लॉक कर देती है, और यहाँ इससे पहले कि वो अटैक कर पाती, यूनफेई काफी इजीली उसके अटैक्स को डॉच कर लेता है, और उतनी देर में किन्हू उस तक पहुँच गया था उसे ब्लॉक करने के लिए। अब किन्हू ने तो उन्हें काफी बुरी तरीके से थका दिया था। यहाँ यूनफेई कहता है कि मैं तो काफी मुश्किल से जा पाता हूँ नदियों के बीच, फिर भी मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ रहा है, लेकिन देखो ना मुझे मारने के लिए कितने सारे लोग तैयार हैं। और यहाँ किन्हू भी उन लड़कियों को छेड़ते हुए कहता है कि तुम कैसी हीरोइन हो जो एक अंधे पर अटैक कर रही हो जिसे मार्शल आर्ट भी नहीं आता। पर वो दोनों कहते हैं कि हम तो किलर्स हैं, हीरोज नहीं। तभी किन्हू की हालत खराब होने लगती है, और ये देखकर मौका पाकर उनमें से एक उस पर अटैक करने जाती है, पर किन्हू ने उसके इस अटैक को अपने स्वॉर्ड से काफी इजीली रोक लिया था। और ये देखकर उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने तो पॉइजन वाला वाइन पिलाया था ना किन्हू को। पर वो कहता है तुम्हें लगता है कि वाइन पीने वाले को नहीं पता होगा कि वाइन में कुछ मिला हुआ है। और ये कहकर वो अपने ऊपर हुए अटैक को डॉच करता हुआ उसके बालों से एक फ्लावर कट कर लेता है। अब वो दोनों लड़कियां समझ गई थी कि अभी फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो वहाँ से चली जाती है। पर उन्हें जाता हुआ देखकर हमारा किन्हू उनसे फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता। यूनफेई फिर से किन्हू से पूछता है कि अब इन दोनों को क्यों छोड़ा, पर किन्हू का तो एक ही जवाब था, और ये जवाब सुनने के बाद तो वो अब चिढ़ चुका था, और उसकी ऐसी उखड़ी उखड़ी हरकतें देखने के बाद तो किन्हू को भी गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ हमें शाओ तिंग और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो
जो किन्हो से बदला लेने के बारे में सोच रहे थे। शाओ टेंग का बड़ा भाई कहता है कि अभी उनके लिए ज्यादा जरूरी है उस गोस्ट शिप को ढूंढकर उसका ट्रेजर हासिल करना, जिसके लिए वो काफी तगड़ी प्लानिंग करने वाले हैं। दूसरी तरफ किन्हो और युनफेई को दिखाया जाता है, ये दोनों नोकझोंक करते हुए उस जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जहाँ पूरे विला को आग में घिरा हुआ देखकर किन्हो को थोड़ा सा अजीब लगता है। साथ ही उसे शक हो रहा था कि वहाँ पर ब्लैक पाउडर छिड़का हुआ है और ये ब्लैक पाउडर एक तरीके का गन पाउडर है जिसमें चिंगारी डालने से ही आग लग जाती है। पर युनफेई कहता है कि अगर यहाँ सच की आग लगी होती तो किसी की हड्डियाँ तो मिल ही जाती, इसलिए वो उस जगह को और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पिंक पाउडर छिड़कने लगता है। जिसके बाद तो किन्हो को वहाँ वैसे ही निशान दिखने लगे थे जैसा उसे रेस्टोरेंट में दिखे थे। और यहाँ युनफेई किन्हो को एक बर्निंग ब्लड पॉइजन के बारे में भी बताता है। इसी के साथ वहाँ पर उसे कुछ मंत्र भी दिखते हैं जो कि कर्ज के लिए यूज होता है। और दूर से उन दोनों की बातें वो रेड कपल भी सुन रहे थे। जैसे ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन की बातें पता लगी थी वो अपने मालिक को बताने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और यहाँ पर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो उन सभी पर नजर रख रही थी और साथ ही उन सभी से खतरनाक भी लगती है। किन्हो और युनफेई इन्वेस्टिगेट करके वापस आ रहे थे जहाँ किन्हो युनफेई से काफी बातें करने की कोशिश करता है, पर युनफेई थे कि रिप्लाई देने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखकर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो जाकर चीफ ली को बता दो ताकि वो आइंदा मुझे तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ना भेजे। जिसके लिए तो युनफेई खुशी खुशी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। और इसके बाद रास्ते में थोड़ी सी नोक-झोंक करते हुए वो दोनों साथ जाने लगे थे जहाँ युनफेई किन्हो के लिए वाइन्स बनाता है फ्लावर्स का यूज करके। उसके बाद वो दोनों रेड फ्लेम पैलेस पहुँच चुके थे जहाँ जाने के बाद किन्हो युनफेई से कह रहा था कि अगर हम फ्यूचर में कभी ना भी मिले ना तो वो वाइन मुझे दे देना। तो युनफेई कहता है कि वो स्पेशल वाइन वो किसी स्पेशल पर्सन को ही देगा। जिसे सुनने के बाद किन्हो जनाब अपनी तारीफें शुरू कर देते हैं कि तुम जानते हो रेड फ्लेम पैलेस में मैं कितना ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ। पर तभी कोई सामने से आकर उसकी बेइज्जती करता हुआ आगे निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद वो अपनी तारीफों के पुल फिर से शुरू करने वाला था कि मैं कितना अच्छा तलवारबाज हूँ कि तभी उसके ऊपर एक पर्सन अटैक कर देता है। और यहाँ इन दोनों की ही तलवारबाजी काफी लाजवाब थी। थोड़ी देर तक एक दूसरे की तलवारबाजी को परखने के बाद हमें पता लगता है कि ये दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं। ये पर्सन जिनीवे शहर का राजदूत है जिसका नाम जुआन है और ये किन्हो का सीनियर रह चुका था। वो दोनों एक दूसरे से काफी वार्मली मिलते हैं जिसे देखने के बाद तो युनफेई का रिएक्शन ऐसा था तो लड़ने की क्या जरूरत थी। तभी उसी बीच वहाँ चीफ ली भी आ जाते हैं उनके साथ बात करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें उन्हीं दोनों किलर सिस्टर्स को दिखाया जाता है जो यही डिस्कस कर रही थी कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है, क्योंकि युनफेई को मारने का प्लान तो भी पोस्टपोन है। जहाँ दाई वो येजी को बता रही होती है कि काश वो लोग नॉर्मल सिस्टर जैसे रह सकते, पर येजी का प्लान तो कुछ बड़ा करने का था जिसपे दाइवो उसे बताती है कि उन्हें गोस्ट शिप में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सारा ट्रेजर है। वो दोनों इसी बारे में आगे के प्लान्स बना रही होती है कि तभी उनकी नजर दो लोगों पर पड़ती है जो उन्हें ही ढूंढ रहे थे, जिनसे बचने के लिए वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें किन्हो को दिखाया जाता है जो चीफ ली को सारी डिटेल्स बता रहा था जो भी उन्होंने स्वॉर्ड वैली में इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया था। यहाँ चीफ ली को लगता है कि उस पॉइजन का एंटीडोट ढूंढने के बाद ये मौतें रुक जाएंगी, पर यहाँ किन्हो सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा था कि वहाँ उसे बहुत सारे ब्लैक पाउडर देखने को मिले हैं। तो उसे लगता है कि कोई गोस्ट फायर नाम की चीज है ही नहीं, असल में कोई है जो लोगों के बीच में दहशत फैला रहा है। वरना आप खुद ही सोचो कि इतनी बड़ी स्वॉर्ड वैली अचानक से रातों रात जल के खाक में मिल गई। ये बात शुए जुआन को भी थोड़ी सी लॉजिकल लगती है। वो इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है। इसके बाद किन्हो जुआन से पूछ रहा था कि सब लोग किसी कर्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा कर्ज है, जिसके बारे में जुआन बताता है कि ये एक बोरसाना की संत थी जिन्होंने मरने से पहले ये कर्ज दिया था, जिसका लेना देना उनकी जिनयीवे के चीफ कमांडर से भी है। इतना सुनने के बाद चीफ ली उसे आगे बताने से मना कर देते हैं कि ये जिनयीवे का पास्ट है तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में युनफेई किन्हो को बताता है कि ये बात 22 सालों पहले की है, जब जिनयीवे में मिलिट्री राजदूतों को रखा जाता था। उनका अफेयर शुरू हो गया था बोरसाना के साथ, वो भी ये प्लान बनाते हुए कि डीमन कल्ट का यूज करके वो आधे शहर में दंगे फसाद करेंगे। पर ये बात बाहर निकलते ही उन्हें कुछ लोगों ने मार डाला, जिसके साथ वो संत भी खुद जलकर मर गई। पर उसे समझ नहीं आया कि जिनयीवे में से लोगों ने इस बात को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। ये बात सुनने के बाद किन्हो काफी चौंक जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिनयीवे का डीमन कल्ट के साथ कोई लेना देना था। वो इस बारे में डिटेल में बताने को कहता है जुआन को। तो जुआन बताता है कि ये बात जुड़ी हुई है शांगवान युनहे से, जिसे एक विद्रोही माना जाता था। 20 साल पहले शांगवान युनहे, जो कि फॉर्मर कमांडर था जिनयीवे का, वो उस समय का बहुत अच्छा मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर, साथ ही लोगों के साथ जल्दी दोस्ती करने वालों में से था, जिन्होंने देखते ही देखते कई
कई युद्ध जीते और राजा की नजरों में आ गए। उन्हें एक फेमस स्वॉर्ड भी गिफ्ट की गई। पर कहते हैं ना कि अच्छाई ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, तो वो वेस्टर्न रिलीजन की तरफ गए थे किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। पर वहाँ जाने के बाद वो प्यार में पड़ गए एक पर्शियन संत भाराशा के, और वो उसके साथ मिंगजो के मिडल अर्थ में चले गए और उनके इस रवैये को देशद्रोह करार दिया गया, जिसके बाद उनके ऊपर कई कार्रवाई हुई और उन्हें दोषी मानते हुए उन्हें सजाए मौत दी गई। अपने प्यार को इस तरीके से मरा हुआ देखकर वो संत काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इस वजह से उसने पूरी मिंग डायनेस्टी पर श्राप दिया, जिसके बाद वहाँ उसी अजीब तरीके की तितली देखने को मिली और वो पूरी जगह अजीब आग से घिर चुकी थी। तब से लेकर अब तक उस ग्रीन फ्लेम को गोस्ट शिप से जोड़ा जाने लगा। पहले मिंगजियाओ 5th सेक्ट था जियांगू का, पर रातों रात वो पूरा सेक्ट धराशायी हो गया और इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करता। यहाँ तक कि उनके जिनवेई मेंशन में भी कहीं भी सांगवान युनहे की कोई भी पोर्ट्रेट मौजूद नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद युनफेई कहता है कि क्यों ना हम उस केस के बारे में अच्छे से छानबीन करें कि क्या हुआ था, तो शायद हमें इस केस को भी सॉल्व करने में कुछ चीजें पता लगे। ये सुनने के बाद चीफली उन्हें बताते हैं कि इंपीरियल कोर्ट में इस केस के बारे में छानबीन करना पाबंदी है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। आगे वो कमांडर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। युनफेई जानता था कि चीफली ऐसा ही कोई जवाब देंगे, पर किन्हो कहता है कि ये मैटर तो और ज्यादा उलझता जा रहा है। कोई तो है जो अपने रियल पर्पस को छुपाने के लिए उस पुराने केस को यूज कर रहा है। तो किन्हो जुआन को कहता है कि आप कुछ लोगों को भेजकर चेक कराएं कि ब्लैक पाउडर की स्मगलिंग कहाँ चल रही है। पर युनफेई कहता है कि उसे बर्निंग ब्लड पॉइजन देखने को मिला है, तो क्यों ना पहले वो लोग गोस्ट शिप का पता लगाएं। और इस बात के लिए तो जुआन भी रेडी हो जाता है कि ये बात थोड़ी सी सेंस बनाती है, क्या पता उन्हें केस के लिए और थोड़े क्लू मिल जाए। गोस्ट शिप के बारे में सुनते ही चीफली मना कर देते हैं उन दोनों को आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि आगे से ये मसला जुआन और वो खुद देख लेंगे। पर चीफली की बातें सुनने के बाद किन्हो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप बचपन से ऐसा ही करते आए हैं, आपने कभी भी मुझे खतरनाक केस सॉल्व करने ही नहीं दिया। ये बात सुनने के बाद चीफली कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाकर कमांडर से बात कर सकते हो। पर किन्हो को पता था कि कमांडर सिर्फ चीफली की बातें सुनते हैं, तो वो भी उसे जाने से मना करेंगे। पर चाहे उसे अब कोई भी मना करे, वो इस इन्वेस्टिगेशन को करके रहेगा। ये बात सुनने के बाद चीफली और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो जॉन आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उन सभी की बातें सुनने के बाद युनफेई वहाँ से चला जाता है कि आप लोग जो भी डिसाइड करना मुझे बता देना। और यहाँ किन्हो और चीफली भी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ एम्परर को दिखाया जाता है, जिसे उनके साथ ही लॉर्ड रेन सारी जानकारी दे रहे थे और यहाँ वो उन्हें उस कर्ज के बारे में भी बताते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं है, पर कुछ दिनों बाद वहाँ सी फेस्टिवल आने वाला था। अगर ऐसे ही लोगों की जान जाती रही तो वो इस फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो एम्परर अपने दोनों साथियों को ऑर्डर देते हैं कि सी फेस्टिवल के आने से पहले वो इस केस को सॉल्व कर ले। दूसरी तरफ चीफ ली को दिखाया जाता है, जिन्होंने किन्हो को रूम में बंद कर दिया था ताकि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन न कर सके। जिस पे जुआन चीफ ली से कहता है कि क्या हम इसे संभाल पाएंगे, तो वो कहते हैं कि हमने इसे बड़े होते हुए देखा है, हम जानते हैं ये लड़का क्या कर सकता है, तो इसे पिछली बातें बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ उन दोनों को ही युनफेई पे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। दूसरी तरफ हमें कुछ गैंग को दिखाया जाता है जो ब्लैक पाउडर छिड़क रहे थे। उन्होंने उस सेक्ट को खत्म करने के बाद उन लोगों को जलाने के लिए ब्लैक पाउडर का यूज किया था, यानी कि किन्हो का शक जायज था। दूसरी तरफ चीफ ली युनफेई के पास जाते हैं, जो कि फाइल रूम से बाहर निकल रहा था, तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो फाइल रूम के पास क्या कर रहा है। जिस पे युनफेई बताता है कि उसकी आंखें ठीक नहीं है, तो वो यहाँ गलती से आ गया था। साथ ही वो चीफ ली को किसी आदमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजने को कहता है लोई विलेज में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम गोस्ट शिप वहाँ देखी गई थी। पर चीफ ली उससे कहते हैं कि वो इस मैटर को खुद देख लेंगे। और यहाँ उनके जाने के बाद हमें युनफेई के हाथ में एक फाइल देखने को मिलती है, जो उसने सबसे छुपाकर वहाँ से ले ली थी। दूसरी तरफ जलते हुए लोगों पर एक तितली आकर बैठती है और देखते ही देखते वहाँ ग्रीन फ्लेम फैल चुका था। और यहाँ अब समझ नहीं आता कि ये कर्ज है या लोगों की प्लानिंग। हमें वहाँ रेड कपल को भी दिखाया जाता है, जो उन जलते हुए लोगों को देख रहे थे, और उस रेड कपल को दिखाया जाता है जो आपस में उसी गोस्ट शिप के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें चीफ ली और जुआन को दिखाया जाता है, जो उसी रेस्टोरेंट में बैठकर किन्हो के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसे रोकना तो अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो यहाँ से फरार है और दूसरा इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो क्यों ना गोस्ट शिप पर उसे इन्वेस्टिगेशन करने दी जाए और स्मगलिंग केस पर वो लोग इन्वेस्टिगेट करें। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जेंगे पवेलियन के युनशियाओ आ जाते हैं, जो आकर सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो भी मौतें हो रही हैं ये कर्ज नहीं है, जिस पे रेड कपल उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। पर वो काफी अच्छे से बात संभालते हुए ये कहते हैं कि वो असली कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। और इसमें उनका साथ देने के लिए वहाँ एम्परर भी आ गए थे, जो इस पूरे केस को संभालने के लिए युनशियाओ को कह देते हैं। और उनके बढ़कर युनशियाओ को सपोर्ट करने की वजह से आसपास के सभी लोग उनके लिए चेयर करने लगते हैं और उनकी ये सारी
सारी बातें सुनने के बाद चीफ ली फटाफट जॉन को कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए। चीफ ली के वहाँ से जाते ही युन शियाओ भी अपने साथियों के साथ निकल जाता है और यहाँ रेड कपल सोच रहा था कि केस सॉल्व करने के लिए तो किन्हू ही ठीक था। दूसरी तरफ उन ट्विन सिस्टर्स को जिन लोगों ने घेरा था वो बाकी सभी को बताते हैं कि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो बस ये दोनों बहनें चाहिए। और ये सुनने के बाद तो शाउटिंग और उसके भाई फिर से किन्हू के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें चीफ ली और जॉन को दिखाया जाता है जिन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हांगकांग विलेज में ब्लैक गन पाउडर की स्मगलिंग होने वाली है, तो उन्हें डाउट होने लगता है कि क्या युन शियाओ का स्वॉर्ड विला से कोई लेना देना था, जो अब वो उस मैटर को क्लियर करने के लिए यहाँ सामने आया है। वो ये बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि उन पर एक तीर से अटैक होता है। रुक कर देखने पर उन्हें पता लगा था कि ये तो कोई गैंग है जो उन्हें रोकने के लिए आई है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें युन शियाओ को दिखाया जाता है जो अपने स्टूडेंट की से काफी खुश था। उसने इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने के लिए सभी सेक्ट के लीडर्स को साथ में मिला लिया, जिस बारे में वो आगे डिस्कस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें किन्हू को दिखाया जाता है जो उन तीनों भाइयों से लड़ रहा था, जिसकी हेल्प बीच बीच में युनफई अपने नीडल के जरिए करता है। पर जैसे ही उस पर अटैक होने वाला था, किन्हू आगे आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, तो वो दोनों एक दूसरे का साथ देकर इस फाइट को कंटिन्यू कर रहे थे। दूसरी तरफ वो दोनों गार्ड जैसे ही उन ट्विन सिस्टर्स को पकड़ने के लिए आगे आते हैं, तो वो उनकी आंखों में धूल झोंक कर उन पर अटैक करने वाली थी, पर वो तो येजी को पकड़ने के लिए आगे आने लगते हैं, तो किन्हू उन पर अटैक कर देता है। और अब तो किन्हू और युनफई मिलकर उन दोनों सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करने लगते हैं उन सभी से। यहाँ किन्हू येजी से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं, तो वो बताती है कि ये 8 ऑफिशियल सुपर मास्टर है जो उन्हें पकड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ युन शियाओ को की बताता है कि इस मैटर को पहले जिन येवे के ऑफिसर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनकी हेल्प मेडिसिन विला से युनफई कर रहा था। तो की बातें सुनने के बाद युन शियाओ की से कहता है कि उनको उनका इन्वेस्टिगेशन करने दो, उसके बीच में हम टांग नहीं अड़ाएंगे, बल्कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि अब उनकी रेपुटेशन दांव पे लगी थी एम्परर के सामने। उनके ऐसा बोलते ही वहाँ एम्परर भी आ जाते हैं, जो की काबिलियत को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे। और यहाँ एम्परर की बातों से लगता है कि उन्हें युन शियाओ पर पूरा भरोसा है कि वो इस केस को अच्छे से सॉल्व कर लेगा। तो की युन शियाओ और एम्परर को बात करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किन्हू जब शाउटिंग के भाई के साथ फाइट कर रहा था, तो फाइट के दौरान उसे काफी वीकनेस फील होने लगती है, जिसकी वजह से उसे शाउटिंग के भाई को हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो इस बारे में युनफई से पूछता है कि क्या उसने जो उसे पॉइजन दिया था उसका असर अभी भी होगा, पर युनफई उसे बताता है कि उसने जो पॉइजन दिया था असल में वो पॉइजन नहीं था, तो उसका असर अभी तक होना तो इम्पॉसिबल है। तो ये बात युनफई के भी समझ में नहीं आती कि आखिर किन्हू को क्या चीज वीक कर रही है। तो किन्हू इस बात को इग्नोर करके युनफई को उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखने का बोलकर फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ किन्हू के साथ फाइट के दौरान शाउटिंग के ब्रदर को ऐसा मौका मिल जाता है कि वो युनफई पर अटैक करने जाता है, पर युनफई ने नीडल मारकर उसे खुद से दूर कर दिया था, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। और इस बात का किन्हू फायदा उठाते हुए कहता है कि बाल बाल बच्चे हैं, अगर अब भी हिम्मत है तो फाइट करने आ जाओ। तो वो सभी प्लान बनाते हैं कि तीनों मिलकर फाइट करेंगे। दूसरी तरफ किन्हू की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी, जहाँ वो तीनों भाई मिलकर 9 स्वॉर्ड अटैक करते हैं किन्हू पर, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि किन्हू के कपड़े भी फट जाते हैं और वो काफी मुश्किल से उनके इस अटैक को रोक पाया था। पर वो दोनों लड़कियां भी खुद को गार्ड से प्रोटेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ हमें की को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड से इन्फॉर्मेशन ले रहा था जिन ये वही और मेडिसिन वैली के बारे में, पर उसके गार्ड को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और इस बात से वो थोड़ा अपसेट नजर आता है, पर वो उन्हें अपनी नजर उन पर बनाए रखने को कह रहा था। इधर किन्हू उन तीनों का अटैक अकेले संभाल रहा था और ये देखकर आसपास के लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि इन तीनों भाइयों ने मिलकर 9 स्वॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड मास्टर अटैक किया है। किन्हू की बिगड़ती हालत को देखकर येजी उसकी हेल्प के लिए जा रही थी, पर उसकी खुद की तबीयत खराब होने लगती है। जहाँ वो गार्ड खेल खत्म करके उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं, तो दाएवो आगे आकर उन्हें प्रोटेक्ट करने लग रही थी। दूसरी तरफ किन्हू की बॉडी पर एक अजीब सा निशान क्रिएट हो जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी चौंक गए थे। और इस निशान के अपीयर होते ही किन्हू में अजीब सा पावर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उन तीनों को धकेल कर घायल कर देता है, जिसके साथ वो तीनों सेंसलेस हो गए थे और वहाँ आसपास धुआं हो जाता है, जिससे मौका पाकर वो सभी किन्हू को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गया था। इधर सबकी आंख खुलने पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता और दौड़कर देखने पर उन्हें पता लगता है कि वो सभी बोट लेकर फरार हो रहे हैं। जहाँ वो 8 ऑफिसर्स छलांग लगाकर उनकी बोट पर आने वाले थे, पर युनफई के नीडल अटैक से बचने के चक्कर में वो पानी में गिर जाते हैं। ये देखकर उन तीनों भाइयों को समझ में नहीं आता कि अब इन्हें कैसे पकड़े, क्योंकि समुद्र में इनका पीछा करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये वही लड़की थी जिसने किन्हू की हेल्प की थी, इसका नाम था लुओजी। वो तीनों भाई उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ जब वो दोनों गार्ड वापस आकर उस गाँव को देखते हैं
तो वो गाँव पूरी तरीके से जल रहा था। वैसे तो ये दोनों गार्ड खुद को डीमन कल्ट का लोग कह रहे थे, पर इनके अकॉर्डिंग आग लगाने वाले तो और ज्यादा खतरनाक हैं। वो होली फायर फेस्टिवल आने से पहले उन दोनों लड़कियों को पकड़ना चाहते थे। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जॉन जाकर किन्हू को समझा रहा था कि तुम तो जानते हो ना कि ऑफिशियल्स कैसे काम करते हैं, तो तुम्हें चीफ ली के साथ बहस करने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतना गुस्से में। प्यार से भी तो बात कर सकते थे ना। जिस पे किन्हू जनाब मुंह बनाते हुए कहते हैं क्योंकि मैं गुस्सा था ना। और फिर वो कहता है कि जॉन ब्रदर, क्या आपको भी लगता है कि मैं यूजलेस हूँ और कुछ कर नहीं सकता? जिस पे जॉन उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि एम्परर ने सबके ऊपर प्रेशर दिया है कि सी फेस्टिवल आने से पहले ये केस सॉल्व हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों के मन से डर खत्म करने के लिए वो इस इन्वेस्टिगेशन को रुकवा भी सकते हैं, इसलिए सब लोग प्रेशर फील कर रहे हैं। जिस पे किन्हू पूछता है कि मैंने जो ब्लैक पाउडर स्मगलिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था वो कर रहे हो ना? तो जॉन उसे डिटेल देता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे नजर रखनी थी किन्हू पर अच्छे से, और साथ ही अब उस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉन के सर पे आ गई थी। पर उसे रोकते हुए किन्हू उसे अपने बारे में बता रहा था कि उसके पेट में दर्द होने लगता है, और ये देखकर जॉन काफी ज्यादा घबरा गया था। नेक्स्ट सीन में हमें यूनफे को दिखाया जाता है जो अलई विलेज गया था गोस्ट शिप के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए, जहाँ वो रेस्टोरेंट के ओनर ओल्ड मैन से पूछताछ कर रहा था कि लास्ट गोस्ट शिप कब देखने को मिली थी और वो देखने में कैसी है। जिस पे ओल्ड मैन उसे बताते हैं कि वो शिप खंडहर जैसी दिखती है और उसके अंदर कोई भी नहीं होता। पर अभी तक उनके लिए ये पता लगाना मुश्किल है कि उस शिप के अंदर सच में कोई खजाना है भी या नहीं। ये बातें बताने के बाद वो यूनफे को अपने यहाँ का फेमस वाइन पिलाने लगता है जो कि पूरी मिंग डायनेस्टी में फेमस थी। इससे पहले कि हमारे यूनफे जनाब उसको पी पाते, तभी उनकी नाक पे दम करने के लिए वहाँ किन्हू पहुँच जाता है जिसने उसकी वाइन छीन ली थी। वाइन पीने के बावजूद वो अपनी आदत से मजबूर उस वाइन की बुराई करना नहीं छोड़ता, और इसके बाद तो उस ओल्ड मैन ने इनकी गर्दन पकड़ ली थी क्योंकि उनका पिछले से पिछला वाइन का पैसा अभी भी बाकी था, जिसे तो वो बाद में देने का बोलकर उस ओल्ड मैन को वहाँ से भगा देता है। यूनफे उससे पूछता है कि तुम्हें तो कमरे में बंद कर दिया था ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस बात पे तो किन्हू यूनफे से सवाल पूछने लगा था कि कैसे दोस्त हो तुम, मेरी हेल्प करने की बजाय उठ के यहाँ आ गए। पर हमारे यूनफे का कहना था कि मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं, कौन सी दोस्ती। इस बात को सुनने के बाद तो किन्हू की बोलती ही बंद हो गई थी। वो बताने लगता है कि वो कैसे आया। असल में वो बस पेट दर्द का नाटक कर रहा था, और जैसे ही जॉन उसकी बातों में आया वो उसको बांध कर खुद वहाँ से भाग गया। और ये बात बताने के बाद वो यूनफे से पूछता है कि तुमने भी हमारे यहाँ से कुछ लिया है ना, बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उल्टा तो ये हमारा सीक्रेट रहेगा। तुम मेरे भागने वाली बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगा। पर यूनफे कहाँ उसकी बकवास सुनने वाला था, वो तो इसे इग्नोर करके वहाँ से निकलने लगता है। और इससे पहले कि किन्हू उसके पीछे जा पाता, वो ओल्ड मैन उसे पकड़ लेता है कि पहले पैसे दो उसके बाद जाना। और किन्हू को रोकने के लिए तो उस ओल्ड मैन ने उसे एनेस्थीसिया देकर वहीं बिठा दिया था, जिसकी वजह से किन्हू अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। और इस चीज में यूनफे ने उसकी हेल्प की थी, तो वो ओल्ड मैन फटाफट से अपने लिए पैसा ढूंढने लगता है, और पैसा मिलने के बाद भी वो किन्हू को ठीक नहीं करता। अभी यूनफे को क्रॉस करते हुए एक लड़की किन्हू के पास आती है, जो उसके पास आकर कह रही थी कि मेरी दादी ने कहा तुम हैंडसम हो तो सच में हो, अब अपनी वाइफ से भी मिल लो, शायद हमारी शादी हो जाए फ्यूचर में। ये सुनने के बाद तो हमारे फ्लर्टिंग मास्टर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी इतनी ज्यादा सुंदर लड़की उसकी वाइफ होने वाली है, और ऊपर से तुम्हारा ड्रेस देखकर लग रहा है कि तुम वानचंग वैली से हो। तो ये बात जानने के बाद कि किन्हू को पता है वो कहाँ से है, वो थोड़ी इम्प्रेस्ड नजर आती है। साथ ही उसने अपने पास एक स्नेक निकाला था, जिसे देखने के बाद तो किन्हू की जान निकल रही थी, पर अब लड़की के सामने स्ट्रॉन्ग भी तो दिखना है। तभी वो स्नेक किन्हू की नाक पर काट लेता है, जिससे तो वो उठकर खड़ा हो गया था, और हमें पता लगता है कि उस स्नेक के जहर से किन्हू पूरी तरीके से ठीक हो गया था। इसके बाद तो वो लड़की वहाँ से जाने लगी थी, पर किन्हू उसे रोककर उसका नाम पूछने लगता है, पर वो फिर मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। और किन्हू ने जब दोबारा वो वाइन पिया तो फिर से एनेस्थीसिया का शिकार होकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक छोटी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, जहाँ यूनफे पहुंचकर उसकी हेल्प करने लगता है। यूनफे को सामने देखकर वो आदमी हेल्प के लिए और लोग लेने भाग जाता है। इधर यूनफे के पूछने पर वो छोटी लड़की बताती है कि वो अपने भाई के लिए मेडिसिन ले जा रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है और उसका भाई बहुत ज्यादा बीमार है। तो यूनफे उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाता है। दूसरी तरफ हमें उन्हीं दोनों ट्विन सिस्टर्स को दिखाया जाता है जो उस घायल बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी, शाउटिंग और उसके भाई से जो उस बच्चे को लेने आए थे। तभी वहाँ यूनफे पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद शाउटिंग कहता है कि क्या तुम भी ट्रेजर की लालच में आए हो? पर यूनफे उसकी बातों को और उसे इग्नोर करता हुआ आगे उस बच्चे के पास जाने लगता है। अब जैसे ही दोनों सिस्टर्स को पता लगा था कि ये हेल्प करने आया है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। जहाँ वो दोनों ट्विन सिस्टर्स शाउटिंग और उसके ब्रदर से फाइट करने में बिजी थी, वहीं यूनफे छोटे बच्चे का इलाज कर रहा था।
था, जहाँ उस छोटे लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ फाइट करते हुए दाईवू थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, तो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए येजी उसे बचाने गई थी और मौका पाकर शाओ टिंग अपनी स्वॉर्ड से युनफेई पर अटैक करने जाता है, पर ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसके प्लान को नाकाम करने के लिए वहाँ किन्हू जी हाजिर हो गए थे। अब इनका तो वैसे ही शाओ टिंग के साथ पुराना हिसाब बाकी था, तो अभी युनफेई पर हुए अटैक की वजह से वो काफी गुस्से में नजर आता है। दूसरी तरफ वो दोनों ट्विन सिस्टर्स भी उसके सपोर्ट में हो गई थी, जहाँ अब वो दोनों भाई किन्हू के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। किन्हू अकेला ही उन दोनों के साथ फाइटिंग कर रहा था और वो भी काफी अच्छे से। तो वो दोनों सिस्टर्स उस छोटे बच्चे का हाल पूछने के लिए युनफेई के पास जाती हैं, जहाँ युनफेई बताता है कि इस लड़के को चोट भी लगी है, साथ ही इसे बहुत तेज फीवर है, पर शुक्र है वो मेडिसिन वैली से अपने साथ कुछ मेडिसिन लेकर आया था, पर ये मेडिसिन थोड़ी सी हार्ड है। अब पता नहीं ये लड़का सरवाइव कर पाएगा या नहीं, अब सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो ये जानने के बाद वो छोटी बच्ची थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, पर येजी उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनने के बाद युनफेई कहता है कि 2 किलर सिस्टर किसी की जान कैसे बचा सकती है। अब ये सुनने के बाद तो वो कहती है कि मैं सिर्फ उन्हें मारती हूँ जिन्हें तुम मरवाना चाहते हो, वरना तो हमारी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है सबके साथ। अब ये बोलने के बाद उनकी नजर किन्हू पर पड़ती है, जो अकेले उन दोनों से लड़ रहा था। तो वो पूछती है कि तुम इसकी हेल्प नहीं करोगे, तो वो कहता है मैं तो इसे जानता भी नहीं। और उधर उन दोनों भाइयों से पिटने के बाद वो रगड़ता हुआ उन दोनों लड़कियों के पास पहुंच जाता है। उसको पिटने का दुख नहीं था, बल्कि तारीफ करने लगता है कि वाह मेरे सामने 2 खूबसूरत लड़कियां। उसके बाद होश में आते हुए उन दोनों भाइयों से कहता है कि दोनों साथ में लड़ोगे तो कैसे चलेगा, एक एक करके आओ ना। अभी वहाँ उन दोनों के फर्स्ट ब्रदर शाओ शुआंग की एंट्री होती है, जो कहता है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मुझसे लड़ लो। और हमारे किन्हू को तो इसके बारे में भी पता था कि ये सबसे फास्टेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। शुआंग उसे कहता है कि क्यों ना तुम अपना सर मेरे सामने झुका दो, वरना मैं एक एक करके तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स काट दूंगा। इधर वो दोनों ट्विन सिस्टर्स भी लड़ने के लिए रेडी होने लगती हैं, तो किन्हू उन्हें रोकते हुए कहता है कि इन्होंने फाइट के लिए मुझे चैलेंज किया है, तुम्हें नहीं। तो तुम ये ध्यान में रखो कि बच्चे और युनफेई यहाँ से सेफली निकल जाए, तब तक मैं इन्हें ब्लॉक करके रखता हूँ। ये बोलने के बाद वो शुआंग के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। पीछे पीछे शाओ टिंग और उसका भाई भी उन दोनों ट्विन सिस्टर्स के साथ लड़ने लगे थे। युनफेई उन तीनों स्ट्रॉन्ग ब्रदर को देखकर सोचता है कि अब उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है, तो वो उस छोटी लड़की को कहता है कि अपने भाई को किसी सेफ जगह पर ले जाए। इधर वो तीनों उन तीनों भाइयों का काफी अच्छे से मुकाबला कर रहे थे, पर दाईवू शाओ टिंग से पिट जाती है। अब शाओ टिंग को मौका मिल गया था किन्हू को हर्ट करने का, तो वो जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, युनफेई ने नीडल मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। अब वो चारों एक साथ हो जाते हैं उन तीनों के खिलाफ। तो किन्हू उन दोनों लड़कियों को उस बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देता है, पर इससे पहले कि वो दोनों लड़कियां जाकर बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाती, जो 2 लोग उन दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे थे वो उसके सामने आकर उसे ब्लॉक कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके